नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। स्कूली बच्चों को तकनीकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को सरकार के व्यापक रक्षा रणनीति का प्रमुख अंग बताया। G20 देशों के समूह के प्रतीक चिन्ह डिजाइन के लिए प्रतियोगिता आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष प्रतियोगिता से देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स कर्मियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया। बिहार में सहरसा दरभंगा रेलखंड पर सुपौली निर्मली से होते हुए रेल यातायात 88 वर्ष बाद फिर बहाल। नई दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिन का उत्कर्ष महोत्सव शुरू। मौसम विभाग ने दक्षिणी अंडमान सागर में बन रहे हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कल तूफान में बदलने की चेतावनी दी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, चौथे खेल इंडिया युवा खेल में देश भर के 8,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। हरियाणा के पंचकुला में खेलों का शुभंकर और प्रतीक चिन्ह जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में श्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की आज समीक्षा की। बैठक में उन्हें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप तैयार करने की प्रगति से अवगत कराया गया। इस बैठक में ये सुझाव दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूलों के डेटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। शिक्षाविद संत चौधरी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अविलंब अच्छी तरह से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने जो बल दिया कि छात्रों का जो रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रहना चाहिए और हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि जॉब ओरिएंटेड हो। अगर इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे शिक्षा पद्धति पे तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन है, इससे ही हमारा देश आगे जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को व्यापक रक्षा रणनीति का प्रमुख अंग बताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि कुछ समय से उत्तरी क्षेत्र में चीन की उपस्थिति बढ़ी है, इसलिए संगठन को इसके अनुरूप काम करना चाहिए। संस्था को प्रौद्योगिकी के पूर्ण उपयोग से अपनी क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र का निरंतर विकास रक्षा रणनीति का अंग है, इसे भविष्य में भी कायम रखना होगा। श्री सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में संगठन के पूंजीगत बजट में 40% वृद्धि कर इसे 3,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता
व्यक्त होती है। किसी समाज या राष्ट्र का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हद तक वहां के मार्गों से जुड़ा होता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटीज को आपस में जोड़ने वाला देश का यह सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट आज इस देश में बड़ी संख्या में हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक प्रमुख आधार है। नेशनल मास्टर प्लान ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में दिखाई देती है। वैसे तो राष्ट्र के विकास पर आधारित इसके अनेक कंपोनेंट्स हैं, पर पीपुल, गुड्स और सर्विसेज के लिए सीमलेस कनेक्टिविटी इसमें एक प्रमुख कंपोनेंट है। आने वाले समय में यह निश्चित ही राष्ट्र के विकास में मास्टर स्ट्रोक प्लान साबित होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा सड़क संगठन न केवल एक निर्माण संगठन है, बल्कि एकता, अनुशासन, निष्ठा और कार्य के प्रति लगन का एक उज्जवल उदाहरण है। हमारे देश का सीमाई विकास नए भारत की प्रगति का सूचक है और हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हमारा बीआरओ सीमा पर खड़े सैनिकों की जरूरतों के लिए रसद और हथियार आदि सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स का निर्माण कर रहा है, आधुनिक पद्धतियों के साथ साथ हम अपनी उन प्राचीन नीतियों का भी पूरा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं जो कभी हमारे राज्यों की सुरक्षा और उनके अजेय बने रहने का कारण होती है। श्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि सीमा क्षेत्र विकास के नए केंद्र के रूप में उभरे हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे देश की समग्र प्रगति का द्वार भी बन गए हैं। बीआरओ के पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग और टेंगा जैसे सुदूर गांवों को आपस में जोड़ने से हुई थी। आगे चलकर जनपदों, राज्यों और प्रांतों को आपस में जोड़ने वाला बीआरओ आज हमारे मित्र राष्ट्रों में अपनी सेवाएं देकर उनको हम सबसे जोड़ने का कार्य कर रहा है। बीआरओ पिछले 6 दशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने अपने संगठन के कर्मियों का नई ऊर्जा और निष्ठा के साथ उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। सीमा सड़क संगठन के 63वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, अधीनस्थों, सीपीएल तथा उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं उन महामानव बहादुर कर्मयोगियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और भूस्खलन में बीआरओ की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप कर्तव्य निर्वहन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये राष्ट्र, ये संगठन आपके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 समूह के प्रतीक चिन्ह डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस विशेष प्रतियोगिता से देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। ये प्रतियोगिता आज से अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। भारत की अध्यक्षता इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 30 नवंबर तक रहेगी। इस दौरान भारत को इस वर्ष की कार्यसूची तय करने और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का प्रारूप तैयार करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ विजेता को 1.5 लाख रुपए और अन्य 5 विजेताओं को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में वित्त वर्ष 2021-22 में 26 लाख नए डीमैट खाते प्रतिमाह खोले गए हैं। वर्ष 2019-20 में इनकी संख्या 4 लाख प्रतिमाह थी, जो वर्ष 2020-21 में 3 गुना बढ़कर 12 लाख प्रतिमाह हो गई। इससे युवा निवेशकों में जोखिम उठाने और इसके लिए तैयार रहने का पता चलता है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ने जनधन योजना का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और एनएसडीएल भारतीय खुदरा निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कल देश भर में 3,65,000 से अधिक ऑनलाइन टेली परामर्श दिए गए। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में समग्र डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। टेली मेडिसिन यानी ई संजीवनी सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। टेली मेडिसिन सेवा वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 190 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
कल 17,49,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 3,805 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,168 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.74% है। गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल कर्मियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WARB के माध्यम से शुरू किए गए इस पोर्टल से सेवानिवृत्त कर्मियों को फिर से रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपना निजी विवरण तथा विशेषज्ञता के अपने विषय और रोजगार का वांछित स्थान वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 3 दिन के उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ता संस्कृति के रक्षक के रूप में अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश और विदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास करेगी। संस्कृत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसको किस तरीके से जन उपयोगी बनाते हुए जनता तक वो पहुंच सके ठीक ढंग से, इस पर भी कार्य कर रहे हैं। ज्योतिषी से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़े हुए विषयों और विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वो संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मंदिर परिसर का दौरा किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि निर्माण कार्य के 3 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रामलला मंदिर के गर्भगृह के अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की आशा है। केवल मंदिर तो नहीं है, रिटेनिंग वॉल भी बन रही है, परकोटा भी बन रहा है, पत्थर खरीदा जा रहा है, पत्थर की नक्काशी की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। ये सारे काम एक साथ होंगे तब वो मंदिर का बात आएगी। एक काम भी छूट गया तो मंदिर पूरा नहीं माना जाए। तो एस्टिमेशन ये है कि हम और दिसंबर 2023 में गर्भगृह तैयार कर लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। स्कूली बच्चों को तकनीक के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का प्रमुख अंग बताया। G20 देशों के समूह के प्रतीक चिन्ह डिजाइन के लिए प्रतियोगिता आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष प्रतियोगिता से देश के युवाओं की रचनात्मकता की पहचान मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल कर्मियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया। बिहार में सहरसा दरभंगा रेलखंड पर सुपौल निर्मली से होते हुए रेल यातायात 88 वर्ष बाद फिर बहाल। नई दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिन का उत्कर्ष महोत्सव शुरू। मौसम विभाग ने दक्षिणी अंडमान सागर में बन रहे हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कल तूफान में बदलने की चेतावनी दी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, चौथे खेल इंडिया युवा खेलों में देश भर के 8,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। हरियाणा के पंचकुला में खेलों का शुभंकर और प्रतीक चिन्ह जारी किया। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी।
बिहार में सहरसा दरभंगा रेलखंड पर सुपौली निर्मली से होते हुए रेल यातायात 88 वर्ष बाद फिर बहाल हो गया है। वर्ष 1934 में भूकंप के कारण इस रेलखंड पर यातायात रोक दिया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस रेलखंड पर नवनिर्मित रेल लाइन का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने कहा कि इस खंड पर रेल सेवा की बहाली कोसी नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि बिहार में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए इस वर्ष 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए आज से विशेष विमान सेवा शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली उड़ान आज मां दंतेश्वरी जगदलपुर हवाई अड्डे से शाम 4:45 पर रवाना हुए। एक निजी एयरलाइन का 72 सीटर विमान हर सप्ताह बुधवार, शनिवार और रविवार को जगदलपुर से रायपुर होते हुए दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। यह हवाई सेवा केवल माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए उपलब्ध होगी। अब तक इन सुरक्षा कर्मियों को सड़क मार्ग से रायपुर आना पड़ता था और फिर वे ट्रेन या विमान से अपने घर पहुंच सकते थे, लेकिन अब इस हवाई सुविधा के शुरू होने से बस्तर के अंदरूनी वन क्षेत्रों में तैनात जवानों को छुट्टी पर अपने घरों तक आने जाने में काफी आसानी होगी, साथ ही उनका समय भी बचेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद 890 केंद्रीय कानून राज्य में लागू किए गए हैं। 205 राज्य के कानून निरस्त किए गए हैं और 129 कानूनों को संशोधित किया गया है। इस तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जनता के सभी वर्गों के लिए समान न्याय की प्रणाली उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण शोपियां जिले में विभिन्न मोर्चों पर तेजी से विकास हुआ है। शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार ने आकाशवाणी समाचार को विशेष बातचीत में बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान बिजली और पेयजल आपूर्ति सेवाओं में सुधार हुआ है। श्री सचिन कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू किया है। इनमें प्रधानमंत्री किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विशेषकर बागवानी किसानों की आय इस दौरान दोगुनी हो गई है। श्री सचिन कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन एक अनूठा कार्यक्रम दस्तक-ए-शोपियां चला रहा है। इसके जरिए युवा एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमने इस बार हर किसी को जिसने भी अप्लाई किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पर उसका एप्लीकेशन टाइम बाउंड प्रोसेस कराया। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट से उनके रिक्वायरमेंट होती हैं सर्टिफिकेट्स या पेपर्स के फॉर्म में वो डिपार्टमेंट्स ने अपलोड किया। तो इन सब चीजों से हमारा जो बेनिफिशरीज का नंबर है वो लगभग हमने 1200 अचीव किया, जो कि पहले 350-400 होते थे। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी और सी स्कीम्स हैं तो उसमें भी चीजें बन रही हैं और ये इससे हमें फायदा क्या होगा, आज लोगों को क्रेज है कि हमें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सांबा जिला प्रशासन ने श्री अमरनाथ वार्षिक तीर्थ यात्रा के श्रद्धालुओं को जिले में ठहराने के लिए 22 स्थानों की पहचान कर ली है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई के हज हाउस में खादिम उल हुज्जाज के 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। ये खादिम मक्का मदीना में भारतीय हज यात्रियों की मदद करेंगे। श्री नकवी ने उनसे तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। इस शिविर में सभी राज्यों की 12 महिला प्रशिक्षुओं सहित 400 से अधिक खादिम भाग लेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र तूफान में बदल गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में चेन्नई में मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बालाचंद्र ने कहा कि तूफान कार निकोबार से लगभग 170 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तूफान की कल तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात में बदलने की आशंका है। मछुआरों को अगले कुछ दिन के लिए समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उधर केरल में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से कल शाम केरल के ऊपर चक्रवात का रूप ले सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत
आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। गगने गरजे में घन बरसा, कुले एका बसे आछि नहीं भरोसा, राशि राशि भरा भरा धान काटा हलो सारा। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। रविंद्रनाथ ने कविता और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पर्दाफाश किया। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष एक अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित न रहे, बल्कि व्यापक जन आंदोलन बने। और यही कारण है कि टैगोर ने अपनी अधिकांश रचनाएं बांग्ला में ही लिखी। पारे देखी आंका तरु छाया मसी माखा, ग्राम खानी मेघे ढाका प्रभात बेला, ए पारेते छोटो खेत आमी अकेला। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की हिमायत की गई थी। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। उन्होंने आमार सोनार बांग्ला गीत भी लिखा, जिसे बाद में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। उन्होंने सामुदायिक एकता के लिए एक उत्सव की शुरुआत की, जिसमें बंगाल के विभाजन के विरोध में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक भी हैं, जिसे उन्होंने 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाए जाने के लिए लिखा था। उन्हें 1913 में उनकी असाधारण रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश शासन ने नाइटहुड उपाधि से भी सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे लौटा दिया था। वायसराय चेम्सफोर्ड को अपने अस्वीकृति पत्र में रविंद्रनाथ ने लिखा था, इस समय सम्मान के ये बैज हमारे लिए शर्मनाक हैं और मैं अपनी ओर से सभी तथाकथित विशेष सम्मानों को अस्वीकार करते हुए अपने देशवासियों के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूँ, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले अत्याचारों को भुगतने के लिए विवश हैं। भारत की राष्ट्रीयता और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए टैगोर के दृष्टिकोण का मूल जोर सामाजिक सुधार और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने पर था। इसलिए शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया। इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति निकेतन, छेदे सब होते आपन, आमादेर सब होते आपन, आमादेर शांति निकेतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार महान दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को भी आज याद कर रहे हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास
मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। वो बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लूरी को 1920 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। मद्रास वन अधिनियम 1882 से आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इससे वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियां नहीं कर पाते थे। अल्लूरी ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के जनजातीय लोगों को संगठित किया। 1922 और 1924 के बीच अल्लूरी और उनके साथियों ने कई थानों पर धावा बोला। अंग्रेज अंततः उन्हें पकड़ने में सफल रहे। बर्बर ब्रिटिश पुलिस ने 7 मई 1924 को उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और गोली मार दी। लोगों ने उन्हें मान्यम वीरुडु यानी जंगलों का नायक की उपाधि से सम्मानित किया। 1986 में भारतीय डाक विभाग ने अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देश के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में टिडोंग जल विद्युत परियोजना की सुरंग दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 3 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 50वीं बटालियन के जवानों और अन्य एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तीनों घायलों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में देश भर से 8,500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा। अनुराग ठाकुर आज हरियाणा के पंचकुला में खेलों के लिए प्रतीक चिन्ह, शीर्षक गीत, जर्सी और शुभंकर के शुभारंभ के दौरान बात कही। श्री ठाकुर ने कहा कि 5 पारंपरिक खेल जैसे गतका, कलारी पयट्टू, थांगता, मलखंब और योगासन इन खेलों का हिस्सा होंगे। ये खेल 4 जून से 13 जून तक हरियाणा और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। जया द ब्लैक बक यानी काला हिरण और विजय द टाइगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर हैं। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने ली पुद्दुचेरी को 36-0 से पराजित किया। वहीं मेजबान मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ने भी अपने अपने मैच जीत लिए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 2 विकेट पर 79 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। आज ही एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 190 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स ने 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। श्रीलंका की बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से देश में आपातकाल हटाने की मांग की है। उधर श्रीलंका में अमेरिका की राजदूत जूली चंग ने देश में आपातकाल लगाने पर चिंता व्यक्त की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल रात देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। स्कूली बच्चों को तकनीकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को सरकार के व्यापक रक्षा रणनीति का प्रमुख अंग बताया। G20 देशों के समूह के प्रतीक चिन्ह डिजाइन के लिए प्रतियोगिता आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, इस विशेष प्रतियोगिता से देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के कर्मियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया। बिहार में सहरसा दरभंगा रेलखंड पर सुपौली निर्मली से होते हुए रेल यातायात 88 वर्ष बाद फिर बहाल। नई दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिन का उत्कर्ष महोत्सव शुरू। मौसम विभाग ने दक्षिणी अंडमान सागर में बन रहे हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कल तूफान में बदलने की चेतावनी दी।
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, चौथे खेलो इंडिया युवा खेल में देश भर के 8,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। हरियाणा के पंचकुला में खेलों का शुभंकर और प्रतीक चिन्ह जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।